आप ठीक कह रहे हैं, पहलवान किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है। अब मैं ही उसे छोड़ दूंगी और आज से मैं आपके साथ ही रहूंगी। राजा उसकी बातों में आ गया और उसके साथ अंदर चला गया। घर के आंगन में पहलवान की पत्नी ने जो कच्चे सूत की चारपाई कुएं के ऊपर बिछा रखी थी और उस पर मखमल की चादर डाली थी, उसी चारपाई की ओर इशारा करते हुए पहलवान की पत्नी ने कहा, महाराज आप इस चारपाई पर बैठिए, मैं अभी आती हूँ। जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठा तो कच्चे धागे से बुनी हुई चारपाई टूट गई और राजा सीधे उस कुएं में गिर पड़ा और उसे बहुत चोटें आईं। महाराज के कुएं में गिरते ही पहलवान की पत्नी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, महाराज अब आप इसी कुएं में बैठकर अपना राजपाट चलाइए। ये सुनकर महाराज सोचने लगा, ये क्या हो गया, अब तो मैं फंस गया। जब 3-4 दिन हो गए और राजा अपने दरबार में नहीं पहुंचा तो मंत्री सोचने लगा, महाराज को क्या हुआ। महाराज तो पहलवान की पत्नी के पास गए थे, न जाने वहां क्या कर रहे हैं, मुझे भी चलकर देखना चाहिए। ऐसा सोचकर मंत्री भी पहलवान के घर की ओर चल पड़ा। मंत्री पहलवान के दरवाजे पर पहुंचा और आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी बाहर आई। बाहर आकर उसने देखा कि राजा के मंत्री जी खड़े हैं। वह बोली, कहिए मंत्री जी, कैसे आना हुआ। मंत्री कहने लगा, मैं महाराज से मिलने आया हूँ, वह 4 दिन से आपके यहाँ ही रुके हुए हैं। इस पर पहलवान की पत्नी बोली, वह तो उसी दिन लौट गए थे जिस दिन यहाँ आए थे। यह सुनकर मंत्री सोचने लगा, अच्छा हुआ महाराज यहाँ नहीं है, अब मैं इससे अपने दिल की बात कह दूंगा। मंत्री बोला, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें बता दूं कि देखो, पहलवान तो अब मर ही जाएगा, वह जीवित नहीं रहेगा क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया है। तुम कहाँ अकेली यहाँ रहोगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महाराज के महल में रख लूंगा। पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की बात सुनी तो वह मंत्री के इरादे समझ गई। उसने फिर से दिमाग से काम लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ अंदर बैठिए। इस प्रकार पहलवान की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले गई और उसी चारपाई पर बैठने को कहा। मंत्री जैसे ही चारपाई पर बैठा तो वह भी सीधे कुएं में गिर पड़ा। मंत्री को देखकर राजा कहने लगा, मंत्री जी तुम यहाँ कैसे। तब मंत्री ने कहा, महाराज आप यहाँ कैसे। राजा ने जवाब दिया कि मैं पहलवान की पत्नी की खुशामद में हूँ, अब तू भी आ गया है तो और भी अच्छा हुआ। इस प्रकार राजा और मंत्री कुएं के अंदर फंस जाते हैं। 2-4 दिन बीतने पर राजा के सेनापति ने विचार किया कि राजा को ढूंढने के लिए मंत्री भी पहलवान के घर गया था, वह भी लौटकर अभी तक नहीं आया। मुझे भी चलकर देखना चाहिए कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है। वह कहीं पहलवान की पत्नी के पास ही तो नहीं रुक गए, न जाने दोनों वहां क्या कर रहे हैं। यह विचार करके सेनापति भी पहलवान के घर की ओर चल देता है। सेनापति जब शाम होने पर पहलवान के घर पहुंचता है तो वह भी पहलवान की सुंदर पत्नी को देखकर अपनी नीयत खराब कर लेता है। पहलवान की पत्नी सेनापति को भी अपने घर के अंदर ले जाती है और उसी खाट पर बैठने को कहती है। जैसे ही सेनापति खाट पर बैठा वह भी नीचे कुएं में गिर गया, जहां राजा और मंत्री पहले से ही पड़े हुए थे। जब राजा और मंत्री ने सेनापति को देखा तो कहने लगे, सेनापति तुम भी यहाँ आ गए। सेनापति बोला, अरे महाराज आप भी यहीं हैं, मैं तो आपको ही ढूंढने आया था। राजा बोला, तुमने मुझे ढूंढ लिया, अब पड़े रहो। अब वे सोचने लगे कि कहाँ फंस गए। वह तो पहलवान की पत्नी को लेने आए थे और उल्टे उनकी ही जान के लाले पड़ गए। अगले दिन राजा के कोतवाल ने मन में विचार किया कि मैं भी चलकर देखता हूँ कि महाराज, मंत्री और सेनापति अब तक क्यों नहीं लौटे। जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वह लौटकर क्यों नहीं आता है। यही विचार करके कोतवाल भी पहलवान के घर की ओर चल देता है। कोतवाल भी उसी प्रकार उस कुएं में पहुंच जाता है जहां राजा, मंत्री और सेनापति पहले से ही विराजमान थे। यह देखकर राजा कहने लगा, कोतवाल जी आप भी यहाँ आ गए। कोतवाल ने भी पूछा, राजा साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं। राजा बोला, वही कर रहा हूँ जो आप यहाँ करने आए थे, अब पड़े रहो इसी में। दोस्तों 100 हाथ गहरे कुएं में गिरने से सभी को बहुत चोटें आई थीं। कोई लंगड़ा हो गया था, कोई लूला, किसी का चेहरा बिगड़ गया था तो किसी की आंख चली गई थी। पहलवान की पत्नी रस्सी के सहारे थोड़ा बहुत भोजन और पानी उन लोगों तक पहुंचा देती थी ताकि वे जीवित रह सकें। इस प्रकार राजा और उसके साथियों को कुएं में पड़े पड़े लगभग 15 दिन बीत गए। अब तो वे चारों उस कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। अब राजा मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ से कैसे निकला जाए। अब वे बहुत दुखी हो गए थे। उन्होंने आपस में सलाह की कि किसी तरह पहलवान की पत्नी से गिड़गिड़ाकर माफी मांगकर बाहर निकलना चाहिए, बाद में हम इसे इसके किए की सजा जरूर देंगे। यही सोचकर राजा ने पहलवान की पत्नी को आवाज लगाई और माफी मांगते हुए कहने लगा, हमें माफ कर दो और हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। पहलवान की पत्नी जानती थी कि अगर इन लोगों को यहाँ से ऐसे ही जाने दिया तो वे अवश्य ही हमसे बदला लेने के बारे में सोचेंगे और हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। इसीलिए उसने अपने मन में एक नई योजना बनाई और महाराज से कहा, महाराज मैं आप लोगों को बाहर निकाल तो दूंगी और महल भी जाने दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है
कि जिस तरह मैं आप लोगों को यहां से भेजूंगी वैसे ही आप लोग यहां से जाएंगे। महाराज और उनके साथी उसकी शर्त मानने को तैयार हो जाते हैं। तब पहलवान की पत्नी कहती है, तो ठीक है, आप 2 दिन का इंतजार और करिए, तीसरे दिन हम आपको आपके महल तक स्वयं पहुंचा देंगे। यह सुनकर राजा और उसके साथी बहुत खुश हो गए। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के बच्चों को आदेश दिया, आप लोग कुछ पक्षियों के पंखों की व्यवस्था करो। चिड़िया, कबूतर, मोर और अन्य सभी पक्षियों के ज्यादा से ज्यादा पंख लेकर आओ और एक कमरे में उन पंखों को भर दो। उसके तीनों जेठों के पुत्र ने 2 दिन में ही वह कमरा पंखों से भर दिया। जब तीसरा दिन हुआ तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को फिर बुलाया और उनसे कहा, आप 2 क्विंटल तारकोल का इंतजाम करो। इस प्रकार तारकोल का इंतजाम किया गया। फिर उसे गर्म किया गया। जब वह पतला हो गया तो उसे ठंडा होने के लिए रख दिया गया। ठंडा हो जाने पर उसे एक बड़ी कड़ाही में भरकर रख दिया गया। उसके बाद पहलवान की पत्नी ने अपने तीनों जेठों के पुत्र की मदद से कुएं में एक मोटा सा रस्सा डालकर सबसे पहले महाराज को बाहर निकाला और उनसे कहा, आप इस कड़ाही में डुबकी लगाओ और इसके बाद उस कमरे